हेलो एवरीवन। धातु अधातु चैप्टर में पिछले क्लास में हमने पढ़ा था धातुओं के रासायनिक गुण। और उस समय हमने देखा था विशेष करके धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया और अन्य लवण विलयन के साथ अभिक्रिया। और इसमें हमने देखा था कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता ऑक्सीजन के प्रति, जल के प्रति या तनु अम्लों के प्रति अलग अलग होती है। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सी धातु अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है? तो उसके लिए एक सक्रियता श्रेणी बनाया गया है। ओके, सक्रियता श्रेणी एक कॉमन धातुओं की श्रेणी है, एक सामान्य धातुओं की श्रेणी होती है जिसमें धातुओं को उनके सक्रियता के अवरोही क्रम में सजाया जाता है। ठीक है, घटते हुए क्रम में सजाया जाता है, जो इस प्रकार है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है पोटाशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और सबसे कम अभिक्रियाशील होता है गोल्ड, सोना। ओके, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हाइड्रोजन को भी रखा गया है, जो भी कि यह धातु नहीं है। तो हाइड्रोजन को इस श्रेणी में इसीलिए रखा गया है क्योंकि यह धातुओं के जैसे ही धन आयन बनाता है ना। जिस प्रकार सोडियम बनाता है सोडियम आयन और एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28 हो जाता है, अष्टक पूरा हो जाता है। ओके, तो ठीक ऐसा ही हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन में बदल जाता है। और इसीलिए जो भी कि ये अधातु है, इसे इस अभिक्रियाशीलता की जो श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी, इसमें इसको रखा गया है। तो ये रेफरेंस के लिए है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर जो भी धातुएं हैं, ठीक है, ये धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर, ये धातुएं हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होती हैं और इसलिए क्या होगा, तनु अम्लों से ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। अब हाइड्रोजन से नीचे वाले ये हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होते हैं और इसलिए तनु अम्लों से ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसी से हम पता करते हैं कि कौन हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, कौन हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा। तो जितने भी धातुएं इस सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 धातुएं, तो ये धातुएं क्या करेंगी, तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगी, लेकिन इनका रिएक्शन स्पीड अलग अलग होगा। ये सोडियम और पोटाशियम, इसका रिएक्शन स्पीड सबसे अधिक होगा, बहुत अधिक होगा। ठीक है, इनका रिएक्शन का स्पीड जैसे जैसे इधर आएंगे ये घटने लगेगा। ओके, कॉपर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, इसलिए कॉपर प्लस H2SO4, कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। ओके, और चूंकि ये धातुएं अभिक्रियाशील होती है इसलिए कभी भी पृथ्वी की भूपरपट्टी पर ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं, जबकि गोल्ड, सोना सबसे कम अभिक्रियाशील होता है और इसलिए यह पृथ्वी की भूपरपट्टी पर मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब विस्थापन अभिक्रिया से रिलेटेड, तो क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया में? वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है। तो ये श्रृंखला या ये श्रेणी हमको बताता है कि कौन अधिक सक्रिय है। ठीक है, हमने देखा है रिएक्शन कि जब आयरन है ना, आयरन का रिएक्शन या कॉपर सल्फेट का रिएक्शन आयरन के साथ होता है, तो यहाँ देखो कॉपर यहाँ पर है और आयरन यहाँ है।
मतलब आयरन कॉपर से अधिक सक्रिय है, इसलिए क्या करता है, इस कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसलिए बनता है फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। लेकिन यदि हम लेंगे फेरस सल्फेट का रिएक्शन कॉपर के साथ करेंगे तो ये आयरन को नहीं हटा सकता है, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कॉपर आयरन से कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, ओके। तो ये पोटाशियम और सोडियम, क्योंकि ये अत्यंत अभिक्रियाशील होती है, इसलिए ये ऑक्सीजन से सामान्य ताप पर अभिक्रिया करती हैं, स्वतः अभिक्रिया करती हैं और पोटाशियम ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, और ओके, और ये सबको गर्म करना पड़ता है। ठीक है, तब अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन से, जबकि जिंक और आयरन इसको लंबे समय तक गर्म करना पड़ता है, तब ये अभिक्रिया होती है। उसी प्रकार जल के साथ अभिक्रिया, सोडियम और पोटाशियम ठंडे जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करते हैं और ठीक है, ये धातु ऑक्साइड बनाते हैं जो जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो कुल मिलाकर ये जो धातुएं होती हैं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। चूंकि ये अधिक अभिक्रियाशील होती है इसलिए इनका रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। ओके, और इनका रिएक्शन जैसे जैसे नीचे जाते हैं इनका रिएक्शन का स्पीड कम होते जाता है। और ये जो गोल्ड है ये तो पानी के साथ और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है। ओके, तो ये है सक्रियता श्रेणी की उपयोगिता। ठीक है, इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कोई विस्थापन अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। जैसे अगर हम इस रिएक्शन को लेते हैं तो चूंकि आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है इसलिए क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा। लेकिन अगर हम इसका विपरीत रिएक्शन कराना चाहेंगे, फेरस सल्फेट और कॉपर के बीच रिएक्शन कराना चाहेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो आयरन है ये अधिक शक्तिशाली है कॉपर से, इसलिए कॉपर इस आयरन को नहीं हटा सकता है। ओके, तो इसी श्रेणी के आधार पर हम ज्ञात करते हैं कि कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है, कौन कम अभिक्रियाशील है। ओके, इसके बाद धातुओं की प्राप्ति में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि वैसे धातुएं जो सक्रिय होती हैं ये हमेशा मुक्त अवस्था में नहीं होती हैं, ये हमेशा संयुक्त अवस्था में होती है, ऑक्साइड के रूप में, कार्बोनाइट के रूप में, क्लोराइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में। तो उनसे धातुएं निकालने की अलग अलग विधियां हैं इनकी सक्रियता के आधार पर। ओके, ठीक है, तो इस क्लास में अगला हमारा टॉपिक होगा अधातुओं के रासायनिक गुण। जिस प्रकार हमने धातुओं के रासायनिक गुण देखा था उसी प्रकार हम देख लेते हैं अधातुओं के कुछ रासायनिक गुण, फिर उसका हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ओके, अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुओं के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। ओके, पहला है ऑक्सीजन या वायु के साथ अभिक्रिया। ओके, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो जिस प्रकार धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं, ये धातु ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं क्योंकि इन्हें जल में घोलने पर ये क्षार में बदल जाते हैं जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो उसी प्रकार अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग कर अधातु ऑक्साइड बनाते हैं जो कि जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। ठीक है, और इसीलिए ये अम्लीय होते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिख लेना कि अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग कर, ऑक्सीजन के साथ संयोग कर संगत अधातु ऑक्साइड बनाती हैं, अधातु ऑक्साइड बनाती हैं,
बनाती है। ओके, अब इसी में लिख देना, या तो इसको पहले इसका इक्वेशन लिख लेते हैं, जैसे C प्लस O2, CO2, S प्लस O2, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये धातु ऑक्साइड, ये अधातु ऑक्साइड होते हैं और ये अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो इसी में अगला पॉइंट होगा, अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। पूछेगा कि अधातु ऑक्साइड अम्लीय क्यों होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि ये जल में घुलकर अम्ल बनाती है, अम्ल बनाती है, जो ठीक है, जो क्षारक, ओके, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। साथ ही साथ ये धातु ऑक्साइड, जो कि क्षारकीय होता है, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण, ओके, धातु ऑक्साइड के साथ, ओके, अभिक्रिया कर लवण और, ओके, यह धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं, लवण बनाते हैं। ओके, उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे CO2 जब जल में घुलता है तब बनता है H2CO3, ओके, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। यही तो होता है तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक्स में। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स कैसे बनता है? पानी से कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक प्रेशर में घोल देते हैं, ठीक है, फिर उसमें कुछ रंग लगा देता है, फिर चीनी उनी मिला देता है, कुछ फ्लेवर डाल देता है, तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक्स तैयार। ओके, इसी को है ना डिफरेंट ब्रांड के नाम से बेचता है, पेप्सी, कोको कोला, ओके, ड्यू, फंटा, माजा वगैरह वगैरह। ओके, तो यही है कार्बनिक एसिड, और इसलिए जब ढक्कन को उसका खोलते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं घुला हुआ रहता है वही बबल्स के रूप में बाहर निकलता है। ठीक ऐसा ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस पानी में घुलता है तो बनता है सल्फ्यूरस अम्ल, H2SO3, सल्फ्यूरस। एक्चुअली मुझको लगता है इसको हम बता चुके हैं एसिड रेन में, सल्फ्यूरस एसिड बनता है। तो ये जो अधातु ऑक्साइड हैं ऑक्सीजन के साथ संयोग कर अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। अधातु ऑक्साइड अम्लीय होती हैं क्योंकि ये जल के साथ, जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। साथ ही साथ ये धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं। ओके, इसका एक एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। जैसे
नहीं, धातु ऑक्साइड नहीं, ये धातु हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक के साथ, ओके यहाँ सुधार लेना, क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। साथ ही साथ ये क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया है, तो यहाँ पर अम्लीय व्यवहार हो रहा है धातु ऑक्साइड का, इसका मतलब है ना, क्षारक तो है तो उसके लिए एक अम्लीय चीज़ चाहिए, और वो अम्लीय चीज़ है यहाँ अधातु ऑक्साइड, ओके, इसलिए ये अम्लीय होता है। ओके, तो इसका इस स्टेटमेंट के लिए एग्जाम्पल है NaOH प्लस CO2, Na2CO3 प्लस H2O सॉरी, ओके, Na2O, Na दो बार है तो यहाँ दो लिख देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। ओके, ये हो गया लवण, ये हो गया जल। तो क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में ही लवण और जल बनता है, तो ये हो गया क्षारक, क्षारकीय गुण, मतलब ये जो अधातु ऑक्साइड है उसको अम्लीय गुण होना चाहिए, तभी लवण और जल बनेगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो अधातु ऑक्साइड होते हैं ये अम्लीय होते हैं, ओके ठीक है। तो अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि ये जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। साथ ही साथ यह क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। ओके, तो सक्रियता श्रेणी हो गया अधातुओं के रासायनिक गुण में पहला गुण हमने देखा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ओके ठीक है। दूसरा है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, ओके। अधातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर अधातु क्लोराइड बनाती हैं जो सहसंयोजक होती हैं, सहसंयोजक होती है, मतलब इनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से होता है, साझेदारी से बनता है, क्या H2 प्लस Cl2 HCl 2HCl, ओके। अधातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर अधातु क्लोराइड बनाती है जो सहसंयोजक होती है, ठीक है। तो बॉन्ड दो प्रकार से बनता है, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। आयनिक कंपाउंड, ओके, धातुओं के द्वारा बनाया गया कंपाउंड, उसमें बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से, इसलिए उनको वैद्युत संयोजक बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट। इसमें बॉन्ड बनता है ओके बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे HCl का अगर हम इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे, ओके, तो ये हो गया इसका लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, तत्व का सिंबल लिखते हैं और उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस से दर्शाते हैं। क्लोरीन, ओके, क्लोरीन ग्रुप 17 का एलिमेंट है, इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं सिंगल बॉन्ड। तो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होने से डबल बॉन्ड, तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझेदारी से
ट्रिपल बॉन्ड। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जो कि हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जैसा हो जाता है। और जब यही एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है तो इसमें हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का भी अष्टक पूरा हो जाता है। ओके, तो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर अधातुएं अधातु क्लोराइड बनाती हैं, जो सहसंयोजक होती हैं। ओके, ठीक है। तो यही दो मेन गुण है। वैसे ही हाइड्रोजन के साथ, ओके, हाइड्रोजन के साथ ओके, अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर अधातु हाइड्राइड बनाती हैं, जो सहसंयोजक होते हैं, कोवैलेंट होते हैं। ओके, जैसे H2 प्लस O2 तो हो जाएगा H2O। ओके, H2O, N2 प्लस H2 NH3। तो इस प्रकार से अधातु हाइड्राइड बनता है। और यहाँ भी बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी से बनता है। ठीक है। और अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ओके, और ये तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे धातु एवं अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर। ओके, रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर। रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर क्या होता है? ठीक है, तो हम रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं धातु में इस प्रकार अंतर कर सकते हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग कर क्षारकीय धातु ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड। तो इसको जब जल में घोलते हैं तो क्षारक बनता है। ठीक है, क्षारक बनता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं धातु ऑक्साइड को हम बोलते हैं कि ये क्षारकीय होते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अम्लीय अधातु ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे C+O2 CO2। और इस अम्लीय ऑक्साइड को, अधातु ऑक्साइड को जल में घोलते हैं तो अम्ल बनता है CO2 प्लस H2O H2CO3। दूसरा, ये तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तब यहाँ H2 के स्थान में जिंक चला जाता है। ठीक है, जिंक चला जाता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। ये तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करते हैं। जैसे अगर हम कार्बन की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनेगा, यहाँ C2SO4 नहीं बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन को ये विस्थापित नहीं कर सकता है। ओके, तीसरा, ये जल के साथ अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड एवं
हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे है ना, हर स्टेटमेंट का एकदम प्रूफ देना है। जैसे Na प्लस H2O, NaOH प्लस H2, ओके, NaOH प्लस H2। तो ये सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया किया तब धातु हाइड्रोक्साइड, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, नहीं करती हैं, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ओके। अगला नंबर, ये हाइड्रोजन के साथ संयोग कर धातु हाइड्राइड बनाती हैं, जो वैद्युत संयोजक होते हैं, वैद्युत संयोजक होते हैं। ओके, जैसे Ca प्लस H2 रहेगा CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड। ओके, इधर ये हाइड्रोजन के साथ संयोग कर अधातु हाइड्राइड बनाती हैं, जो सहसंयोजक होते हैं, सहसंयोजक होते हैं। जैसे N2 प्लस H2 NH3, इसको बैलेंस कर देंगे। नाइट्रोजन 2 बार है, यहाँ 2 लिखेंगे तो हाइड्रोजन 6 बार हो जाएगा, इसलिए यहाँ 3 दूना 6। तो धातुएं हाइड्रोजन के साथ संयोग कर धातु हाइड्राइड बनाती है, जो वैद्युत संयोजक होते हैं। मतलब हाइड्रोजन और कैल्शियम के बीच का बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से बनता है। अधातुएं हाइड्रोजन के साथ संयोग कर अधातु हाइड्राइड बनाती हैं, जो सहसंयोजक होते हैं। मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। ओके, ठीक है। ऐसा ही 5वां नंबर लिख सकते हैं, क्लोरीन के साथ वाला। ये क्लोरीन के साथ संयोग कर धातु क्लोराइड बनाती हैं, जो वैद्युत संयोजक होते हैं। जैसे Na प्लस Cl2 NaCl। ओके, बैलेंस कर देते हैं इसको भी। ओके, ठीक है। ऐसा ही इधर ये क्लोरीन के साथ संयोग कर अधातु क्लोराइड बनाती है, जो सहसंयोजक होते हैं। ओके, H2 प्लस Cl2 2HCl। तो इस प्रकार एकदम प्रूफ के साथ
है ना, तथ्यों को रख देना है। ओके, तो क्लोरीन के साथ संयोग करके ये धातु क्लोराइड बनाती है। ये बनता कैसे है ये अगले क्लास में हम बताएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको जानना होगा संयोजकता, 9th क्लास का टॉपिक है, लेकिन इस लॉकडाउन के चलते 9th क्लास में भी पढ़ाई ठीक से हो नहीं पाया था, इसलिए मैं उसको भी बताऊंगा कि क्यों सोडियम क्लोराइड का बॉन्ड NaM का सूत्र NaCl है, NaCl2 क्यों नहीं है। ओके, वैसे ही यहाँ HCl का सूत्र HCl क्यों है, वो सब हमको उसी में पता चलेगा। ओके, ये बनते कैसे हैं ये अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये जो अधातु होते हैं क्लोरीन के साथ संयोग कर अधातु क्लोराइड बनाती हैं और ये सह संयोजक होते हैं। तो वैद्युत संयोजक बॉन्ड क्या होता है, सह संयोजक बॉन्ड क्या होता है, ये सब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।